आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अबनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और अब लेकर आया हूं आप लोगों के बीच हमारा CPR यानी कि करंट पल्स रेडियो। और गुड मॉर्निंग माय DY फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। शुरुआत करता हूं आज की खबरों की, और ये खबर मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं। टाटा समूह की संपत्ति पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा कैसे हुई, मेरे पास है ये लेख, बताता हूं आपको कुछ बातें। बचपन में एक कहावत सुनी थी, जूतों में बाटा और सामान में टाटा बहुत मजबूत होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन पिछले दिनों भारतीय मीडिया में यह बात सामने आई कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल संपत्ति 365 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। जो उसे भारत की सबसे मजबूत कंपनी तो बनाती ही है, साथ ही साथ उसकी यह संपत्ति पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से भी ज्यादा कहीं अधिक है। अब अक्सर ये सुनते रहे होंगे कि रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए, या फिर अरबपति व्यापारी गौतम अदानी ने उनको पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनमें आपको टाटा की चर्चा सुनने को नहीं मिलती। चाय से लेकर जगुआर, लैंड रोवर कार और नमक बनाने से लेकर जहाज उड़ाने और होटलों का ग्रुप चलाने तक जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में टाटा का जलवा नजर आता है। टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस साल फरवरी में लगभग 300 अरब डॉलर रही, जबकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF ने पाकिस्तान की GDP का अनुमान लगभग 341 अरब डॉलर लगाया। अब अगर टाटा केवल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ही बात की जाए तो उसकी संपत्ति तकरीबन 170 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी संपत्ति पाकिस्तान की आर्थिकी की लगभग आधी है। टाटा कंपनी की स्थापना, बहरहाल ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए 150 साल से अधिक का समय लगा, लेकिन ये जीवन के कई क्षेत्रों में भारत की पहली कंपनी रही है। 8 फरवरी सन 1911 में लोनावाला डैम की आधारशिला रखते हुए उस समय के टाटा ग्रुप के प्रमुख सर दोराबजी जी टाटा ने अपने पिता जमशेद जी टाटा की सोच के बारे में बात की थी, जिन्होंने सन 1868 में इस कंपनी की बुनियाद डाली थी। ये बस अब 10 वर्टिकल्स के साथ 30 कंपनियों का ग्रुप है। ये 6 महादेशों के 100 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। दोराबजी टाटा ने कहा था, मेरे पिता के लिए दौलत कमाना बात की बात थी। वो इसे देश के लोगों की औद्योगिक और वैचारिक हालत को बेहतर बनाने को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में समय समय पर विभिन्न संस्थाओं को शुरू किया, जिनका असल मकसद उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास था। कंपनी की वेबसाइट पर उनके मिशन के तौर पर यह बात दर्ज है कि उन कंपनियों की स्थापना दुनिया भर में विभिन्न समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हुई है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में टाटा के संस्थापक जमशेद जी टाटा को बंबई के एक महंगे होटल में उनके रंगरूप की वजह से अंदर नहीं जाने दिया गया था। जमशेद जी पर इस घटना का बहुत बुरा असर हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो इस होटल से बेहतर होटल बनाएंगे, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को भी आने जाने की इजाज़त होगी। पहला लग्जरी होटल इस तरह सन 1903 में मुंबई के समुद्र किनारे ताज होटल की स्थापना हुई। ये शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्टों जैसी सुविधाएं दी गई थी। इसमें अंग्रेज खानसामे काम करते थे। अब इसकी ब्रांच अमेरिका और ब्रिटेन समेत 9 देशों में है। जमशेद जी सन 1839 में एक पारसी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पूर्वजों में कई पारसी धर्म के गुरु हुए थे। उन्होंने कपास, चाय, तांबे, पीतल और अफीम, जिसका कारोबार उस वक्त गैरकानूनी नहीं था, मैं बहुत पैसा बनाया। वो दुनिया भर में घूमने वाले शख्स थे और नए आविष्कारों से काफ़ी प्रभावित होते थे। ब्रिटेन के एक दौर के दौरान लंकाशायर में कपास की मिलों को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ भारत अपने इस उपनिवेशवादी मालिक के साथ मुकाबला कर सकता है। इसलिए सन 1877 में जमशेद जी ने महारानी मिल्स के नाम से देश की पहली टेक्सटाइल मिल खोली। महारानी मिल्स का उद्घाटन जिस दिन हुआ उसी दिन महारानी विक्टोरिया की भारत की महारानी के तौर पर ताजपोशी हुई थी। जमशेद जी के भारत के विकास के दृष्टिकोण को स्वदेशी शब्द से समझा जा सकता है, जो 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था। उन्होंने कहा था कि किसी समुदाय के विकास के लिए सबसे कमजोर और सबसे बेबस लोगों को सहारा देने की बजाय जरूरी है कि सबसे अधिक योग्य और सबसे प्रतिभावान लोगों की मदद की जाए, ताकि वो अपने देश की सेवा कर सकें। पहला औद्योगिक शहर, उनका सबसे बड़ा सपना स्टील का कारखाना बनाना था, लेकिन वो इनके सपने के सच होने से पहले ही चल बसे। फिर उनके बेटे दोराबजी ने उनकी मौत के बाद अपने पिता का सपना पूरा किया और 1907 में टाटा स्टील ने उत्पादन शुरू किया।
इस तरह भारत का एशिया का पहला देश बन गया जहां स्टील का कारखाना बना था। इस कारखाने के पास एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया। आज यह भारत की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी ने अपने बेटे धोराब को पत्र लिखकर इस औद्योगिक शहर को बसाने को कहा था। उन्होंने लिखा था, इस शहर की सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, इसमें पेड़, खेलों के मैदान, पार्क और धार्मिक स्थलों के लिए भी जगह होनी चाहिए। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बिना खुद ही अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीतियां बनाई, जिनमें 1877 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे का समय और 1921 में मां बनने वाली महिलाओं के लिए छूट देना शामिल था। पहली हवाई सेवा। टाटा परिवार के एक और सदस्य जहांगीर टाटा 1938 में 34 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने और लगभग आधी सदी तक इस पद पर बने रहे। उन्हें उद्योगपति बनने से अधिक पायलट बनने का शौक था, जो उन्हें लुईस ब्लेराइट से मिलने के बाद पैदा हुआ था, जो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले पायलट थे। JRD बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से भारत में पायलट की ट्रेनिंग करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके हवाई लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर उनको बहुत गर्व था। उन्होंने भारत की पहली हवाई डाक सेवा शुरू की। इस उड़ान में अक्सर डाक के साथ यात्रियों को भी लाया जाता था। बाद में यही डाक सेवा भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ समय बाद नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। बाद में एयर इंडिया को सरकार ने अपने स्वामित्व में ले लिया, लेकिन एक बार फिर टाटा ने उस कंपनी को सरकार से खरीद लिया है। एयर इंडिया वापस लेने के बाद अब टाटा सन्स के पास 3 एयरलाइंस है। एयर इंडिया के अलावा एयर विस्तारा, जिसमें उनकी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी है। उनकी एक और कंपनी एयर एशिया, जिसमें मलेशिया के साथ साझेदारी है। एयर इंडिया का स्वामित्व दोबारा लेने पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अक्टूबर सन 2021 में एक बयान जारी करते हुए उसे एक ऐतिहासिक पल बताया था और कहा था कि देश की प्रमुख एयरलाइंस का मालिक बनना गर्व की बात है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एयरलाइंस चलाई जाए जिस पर भारत को गर्व हो। उन्होंने कहा, महाराजा एयर इंडिया के प्रतीक चिन्ह की वापसी JRD टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने भारत में वायु सेवा की शुरुआत की। कंप्यूटर की दुनिया में कदम। भारत सरकार ने इससे पहले टाटा ग्रुप के प्रमुख JRD टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन बना दिया था और वो 1978 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद से उस पद को भारत सरकार के पदाधिकारी रहने लग गए थे। 1968 में उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को बरकरार रखते हुए एक ऐसे कारोबार की शुरुआत की जो उस समय केवल विकसित देशों में पाया जाता था। ये कारोबार कंप्यूटर से संबंधित था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS नाम की एक कंपनी दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है। उस समय टाटा ग्रुप में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों में से ये एक है। सन 1991 में उनके एक दूर के रिश्तेदार रतन टाटा ने कंपनी की बागडोर संभाली और उनके नेतृत्व में टाटा ने दुनिया भर में अपने कारोबार को बढ़ाया। टाटा ने टेटली चाय, AIG इंश्योरेंस कंपनी, बॉस्टन में रिट्स कार्लटन, दाewoo की भारी गाड़ियां बनाने वाली यूनिट और कोरस स्टील यूरोप जैसी कंपनियां उन्होंने खरीदी। आज का टाटा कामयाबी का राज। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की मूल पूंजी, निवेश होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर है। टाटा सन्स के इक्विटी शेयर कैपिटल का 66% परोपकारी लोगों के पास है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी पैदा करने और कला संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। हमने टाटा कंपनी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात ना हो सकी। हालांकि टाटा कंपनी ने अभी कंपनी की संपत्ति के आंकड़े नहीं बताए हैं, लेकिन 31 जुलाई सन 2023 तक उन्होंने अपनी संपत्ति $300 अरब बताई थी और ये भी बताया था कि कंपनी में दुनिया भर में 10 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी के अनुसार टाटा कंपनी या एंटरप्राइज अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेतृत्व और निगरानी में स्वतंत्र रूप से काम करती है। हमने टाटा की इस जबरदस्त कामयाबी के बारे में आर्थिक विशेषज्ञ शंकर अय्यर से बात की तो उन्होंने कहा, अंबानी अदानी का नाम इसलिए आता है कि उनकी कंपनियां व्यक्तिगत हैं, जबकि टाटा विभिन्न कंपनियों का समूह है और एक ट्रस्ट के तहत चलता है, इसलिए उसकी चर्चा उस तरह से नहीं होती है। उन्होंने फोन पर बात करते हुए कहा कि हालांकि वो कॉर्पोरेट दुनिया में इस तरह की तुलना को सही नहीं मानते, लेकिन टाटा कंपनी भारत में कई मामलों की जननी की हैसियत रखती है, यानी कि पायनियर है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी GE इंडिया में अल्स्टोम इंडिया के पूर्व मैनेजर डायरेक्टर और अब हायोसंग इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नागेश तलवानी ने BBC से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, टाटा की तरक्की की बड़ी वजह उसकी नैतिक, न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था है जो कर्मचारी के साथ मजबूत संपर्क पैदा करता है। तलवानी के कुछ बिंदुओं के साथ टाटा की विशेषताएं बताई। उन्होंने उनके अनुसार टाटा के पास पूंजी निवेश के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण और रणनीति है। उसका अच्छा उदाहरण स्टारबक्स, क्रोमा कॉन्सेप्ट और जैगुआर ब्रांड आदि को खरीदना। वो किसी बकवास दृष्टिकोण से बचते हैं और उनकी चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के पूरे ध्यान से काम करने की कोशिश रहती है।
उन्होंने कहा कि टाटा ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ब्रांड की समझदारी भरी पोजीशनिंग की है। इसकी वजह से देश भर के उपभोक्ता उनसे जुड़े हुए हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके लिए ये ब्रांड भरोसेमंद और ईमानदार है। उन्होंने कहा कि उनकी तरक्की का एक और महत्वपूर्ण बिंदु भावनात्मक और अनुचित कारोबारी फैसलों से बचना और खतरे को संतुलित करने के लिए पोर्टफोलियो में बदलाव और बेहद स्पष्ट गवर्नेंस है। उनके पास सप्लाई चेन की प्रभावी व्यवस्था है और वो अपने कर्मचारियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखते हैं। टाटा पावर में न्यू दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक नारायण ने कहा कि शुरू में जगुआर को लेने के फैसले को मार्केट में अच्छा फैसला नहीं बताया जा रहा था, लेकिन बाद में ये बहुत कामयाब साबित हुआ। इस तरह अभी हाल में टाटा ने इंडियन एयरलाइंस को वापस हासिल किया है, लेकिन अभी उसकी दिशा व गति का खाका पेश करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि टाटा की कामयाबी की गारंटी इसकी विविधता है। ये जिस क्षेत्र में भी काम करता है उसमें सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करता है। आज की न्यूज़ थी आप लोगों के बीच में। दोबारा जरूर मुलाकात होगा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। थैंक यू सो मच।